मैन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि युद्धों में मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया और मशीनों के बीच में जो कार्य करता है वो मनुष्य ही है, व्यक्ति ही है, अर्थात एक सैनिक है। और वो सैनिक को हम जब तक मैनेज नहीं करेंगे, जब तक उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, अभिप्रेरित नहीं करेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात उसके मन में भय, डर उसको परेशान करता रहेगा, उसको तंग करता रहेगा। उसको भय और उसके डर को निकालने के लिए हमें उसको मैनेज करना होगा, हमें उसको सही रास्ता दिखाना होगा, हमें उसको विश्वास में लेना होगा, और विश्वास में लेकर के फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार उससे काम करवा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था कि इसकी मैन मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, और उसके बाद हमने इसके महत्व की बात की थी, उद्देश्य की बात की थी, और हम पहुंच गए थे कि मानव प्रबंधन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। हम तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, और तत्वों में हमने बात की थी कि सबसे पहला तत्व मैन मैनेजमेंट के अंदर आता है कि शारीरिक स्वस्थता। कि जब तक जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, जब तक उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। भाई अगर मान लो मेरे को भूख परेशान कर रही है, और आप मुझे कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, या आप मुझे कोई और दूसरा में मेरे से कार्य करवा रहे हैं, तो उस कार्य में मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे भूख तंग कर रही है। तो जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, जब तक व्यक्ति के अंदर, चाहे उसके अंदर भोजन की बात हम करें, चाहे नींद की बात करें, विश्राम की बात करें, व्यायाम की बात करें, परेड और चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, जब तक ये व्यक्ति को जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, जब तक उसको नहीं मिलेंगे, जब तक उसको आराम नहीं मिलेगा, जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमें उनको शुद्ध खाना, पौष्टिक खाना, और पौष्टिक खाने के साथ साथ जो है उनको पूरी नींद, फिर रेगुलर व्यायाम, परेड और चिकित्सा सुविधा। भाई एक सैनिक है, भाई किसी कारणवश अस्वस्थ हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा का भी हमें विशेष प्रबंध करना अनिवार्य है, तभी उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अर्थात जब तक हम उसको ये रियलाइज नहीं करवाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं, जब तक उसका विश्वास नहीं होगा, और उसको विश्वास में लेकर के फिर हम उससे अपार लाभ ले सकते हैं, उससे उसको मैनेज करके जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के प्रति हम उससे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी होना जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे सैनिक जो हैं वो किसी चिंता से ग्रस्त ना हो, और किसी निराशा या भय के वजह से उनको कोई परेशानी ना हो, अर्थात उनके अंदर भय या किसी प्रकार की कोई आशंका जो है वो पैदा नहीं होने देनी चाहिए। अगर उनके मन में किसी प्रकार की आशंका पैदा हो जाती है, तो उस आशंका को हमने दूर करना होता है, अर्थात हमें उनको इस तरीके से अभिप्रेरित करना है ताकि वो हमारे कॉन्फिडेंस में रहे, अर्थात शत्रु की किसी भी प्रकार की आशंकाओं से वो विचलित ना हो, प्रभावित ना हो। इसलिए हमें उनकी हर मूवमेंट का ध्यान रखना जरूरी है, हर एक्टिविटीज का ध्यान रखना जरूरी है, और उन एक्टिविटीजों को ध्यान में रख करके हमें ये भी देखना अनिवार्य है कि वो अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहा। अकेलापन अगर वो महसूस करता है तो ये सारी चीजें, निराशा, डर, भय, ये सारी चीजें तभी उसके अंदर पनपती हैं, तभी जागृत होती हैं। तो इससे जो है हमने सैनिकों के बीच में और अधिकारियों के बीच में निकटता स्थापित करनी होगी। उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो गैप है, उस गैप को खत्म करना होगा। अगर हमारे बीच में और सैनिक के बीच में, या मेरे कहने का मतलब ये है, एक अधिकारी के बीच में और एक सैनिक के बीच में, अधिकारी या कर्मचारी के बीच में जब तक गैप होगा, जब तक उनका डर होगा कि मैं इनको कुछ कहूंगा और ये बदले में मुझे डांट मारेंगे, तो उससे उनका गैप बढ़ता चला जाएगा। जब तक हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, जब तक हम सद्भावनापूर्ण काम नहीं करेंगे, जब तक सद्व्यवहार हमारा नहीं होगा, जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे,
जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अर्थात जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक जो है वो मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहेगी। और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, वही जो उच्च अधिकारी है उसका सम्मान हम करें। और उच्च अधिकारी का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने फौज का या अपने नीचे कर्मचारियों का ध्यान रखे, अर्थात उनके अंदर किसी प्रकार की निराशा या उनको अनऑफिशियली या अन्यायपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार ना करें। अगर इस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा, अर्थात अच्छा व्यवहार वो आपस में करेंगे, एक दूसरे के अंदर विश्वास आस्था रखेंगे और दोनों एक दूसरे का सम्मान रखेंगे, तो उनके अंदर निकटता भी आएगी और मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। क्योंकि जब प्रेशर होता है हमारे माइंड पे, जब कोई प्रेशर होता है, तब हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। अर्थात मानसिक रूप से हमें अस्वस्थ नहीं होने देना चाहिए अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को। तीसरी बात आती है वेतन की। देखिए, सैनिकों को समय समय पर हमें वेतन भत्ते उचित रूप से देते रहने चाहिए, क्योंकि अगर उनके आश्रितों को, उनके परिवारों को धन का अभाव महसूस होता है, अर्थात धन के अभाव से वो ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो सैनिक का जो मन है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं रह करके वो परिवार की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, परिवार की तरफ उसको लुभाएगा। और परिवार की तरफ वो लुभाएगा तो वो पूर्ण रूप से मोटिवेट होकर के या पूर्ण रूप से तमन्ने होकर के वो सेना में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए वेतन वितरण आदि का ठीक से प्रबंध रखा जाना चाहिए और समय समय पर महंगाई भत्ते आदि हमें उनको देते रहने चाहिए, जिससे सैनिक किसी प्रकार का अभाव अनुभव ना करे। उसके बाद आती है बात अवकाश की, कि अवकाश भी जो है वो मानव प्रबंधन के लिए एक आवश्यक तत्व है, कि सैनिकों को जब आवश्यकता हो, जब उनको जरूरत महसूस हो, तो हमें उनको अवकाश दे देना चाहिए, अर्थात अवकाश पे भेज देना चाहिए। क्योंकि उसको समय पर अवकाश नहीं मिला, मान लो उनके घर में कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, या कोई खुशी शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम है, और उस समय हम उसको या किसी दुख में या सुख के आयोजन में हम उसको छुट्टी नहीं दे पाते, तो उसके मन में निराशा जागृत होती है और वो निराश होकर के उस माहौल से उब जाता है, अर्थात उस व्यवस्था से वो परेशान हो जाता है, और परेशान होकर के फिर वो गंदे विचारों या विपरीत विचारधारा उसके मन में आती है, और वो विपरीत विचारधारा जो है वो सैनिक को भड़का देती है, अर्थात गलत रास्ता चुनने के लिए उसको अभिप्रेरित करती है, तैयार कर देती है। तो सैनिकों को अवकाश आदि उचित अवसर पर दिया जाना चाहिए, और शांति काल में सैनिकों को इच्छा अनुसार उसे अवकाश दे देना चाहिए, क्योंकि सैनिक भी परिवार वाला होता है और उसके घर परिवार में किसी समस्या के निवारण हेतु उसके घर जाने की छूट दे देनी चाहिए। और युद्ध काल में सैनिकों का कठिन काल होता है, उस समय अवकाश दिया जाना संभव नहीं होता, किंतु सैनिक परिवार पर किसी आपात स्थिति के उत्पन्न हो जाने से उसे कुछ अवधि के लिए अवकाश दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें उनको जब उनकी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुरूप हमें उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। और उसके बाद आपत्ति एवं सुझाव, हमें विश्वास पैदा करने के लिए, हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करने के लिए या एक दूसरे के अंदर सहयोग स्थापित करने के लिए हमें उनसे आपत्ति उनकी पूछ लेनी चाहिए। हमारा आपस का इससे सहयोग बढ़ेगा कि भाई आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बताएं, हम उस समस्या का निदान करेंगे। इससे अपनापन जागृत होगा और उनके सुझाव लें, क्या ऐसा करेंगे तो ऐसा संभव हो सकता है, क्या ऐसा करेंगे तो ऐसा, भाई वो जैसे सुझाव दें उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके या उस पर तर्क वितर्क करके हमें, अगर वो जायज उनकी मांगे हैं तो उन जायज मांगों के ऊपर विचार करना चाहिए, अर्थात उनके सुझाव आमंत्रित करके हम उन जायज मांगों को या जायज सुझावों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, ताकि वो मैनेजमेंट में सहायक सिद्ध हो सके। अर्थात ये भी एक
मैन मैनेजमेंट का आवश्यक तत्व माना गया है कि आपत्ति व सुझाव, क्योंकि मानव प्रबंध की विशेष व्यवस्था के पश्चात भी सैनिकों की कुछ व्यवस्था संबंधी आपत्तियां होती हैं। देखिए, हम मैनेज करते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत गुंजाइश या सुधार की गुंजाइश रह जाती है, और उस गुंजाइश को भी हमें पूरा करना चाहिए ताकि उनको किसी चीज का अभाव महसूस ना हो। और सैनिक, अगर उनको किसी चीज का अभाव महसूस होगा तो वो सैनिक विरोध व विद्रोह का रास्ता अपना लेता है, और जो हमारी व्यवस्था होती है वो व्यवस्था हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो आपत्तियों का निपटारा करके समय पूर्ण न्याय किया जाना चाहिए। समय पर हमने आपत्तियों का निपटारा करके न्याय कर देना चाहिए। इससे अंश मात्र भी पक्षपात नहीं होता, उससे फिर पक्षपात होने की संभावना नहीं होती, और जो विश्वास उठ जाता है, सैनिक बदले की भावना का शिकार हो जाता है। जब विश्वास उठ जाता है तो फिर सैनिक जो है वो बदले की भावना का शिकार हो जाता है। उसके बाद आता है डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है कि प्राचीन समय में, देखिए आजकल का तो डाक व्यवस्था का कोई ज्यादा महत्व रहा नहीं है, यानी कि ये मैन मैनेजमेंट में कोई आवश्यक तत्व आजकल नहीं मानते। पहले इस डाक व्यवस्था का बहुत ही महत्व। आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, उस बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा कि संदेशी आते हैं और चिट्ठी आती है, पढ़ी जाती है और फिर उनके पास पहुंचती है कि एक सैनिक है वो इतने दुर्गम एरिया में पहाड़ी के ऊपर जो है वो तैनात है, और वहां पर कभी कभार जो है वो पोस्टमैन जाता है चिट्ठी लेकर के। तो क्या उस पोस्टमैन की क्या सेवा की जाती है, कितना रिगार्ड उसका किया जाता है, भाई कोई ना कोई घर से संदेश लाया है और वो संदेश जो है वो पढ़ करके वो खुश हो जाता है। लेकिन आजकल तो हमारे पास कम्युनिकेशन की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर रोज हम घर वालों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन प्राचीन समय में तो सिर्फ डाक व्यवस्था ही थी, फोन वगैरह हमारे पास नहीं थे। तो डाक व्यवस्था के माध्यम से महीनों 2 महीनों हो जाते थे घर वालों का हालचाल जाने बिना, अर्थात उनकी कोई खोज खबर हमारे पास नहीं होती थी। आजकल तो हम हर रोज जो है खोज खबर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से डाक व्यवस्था जो है वो भी एक आवश्यक तत्व मानी जाती थी मैन मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आता है मनोरंजन। मनोरंजन भी जो है वो एक उचित मैन प्रबंधन का तत्व माना गया है कि मनोरंजन व्यक्ति को हष्ट पुष्ट बनाता है, अर्थात जो उसके अंदर निराशा आती है उस निराशा को दूर करता है, उसे प्रसन्नचित्त और ताजगी प्रदान करता है। जब वो उब जाता है, अकुलाहट उसके अंदर होती है, चिंतन व मस्तिष्क का भारीपन आदि दूर करने के लिए मनोरंजन की उचित व्यवस्था हमें करनी चाहिए, और मानव प्रबंधन में यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने साथियों के साथ अथवा स्वयं मनोरंजन कर सके। देखिए, हमें मनोरंजन के साधनों का अवहेल करानी चाहिए ताकि वो लगातार आगे बढ़ते रहें। उसके बाद प्रशंसा और आलोचना। हमें जो सैनिक अच्छा कार्य करते हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उन सैनिकों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, और जो सैनिक अच्छा कार्य नहीं करता तो उसकी हमें आलोचना भी करनी चाहिए। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो अच्छा करता है उसको शाबाशी, और जो नहीं करता उसकी हमें बुराई करनी चाहिए। अर्थात किसी प्रकार का किसी के साथ कोई अन्याय या भेदभाव या पक्षपात हमें नहीं करना चाहिए, तभी हम मैन मैनेजमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और सैनिकों से अपार लाभ ले सकते हैं, अर्थात उचित प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद पुरस्कार एवं दंड, ये भी सेम इसी प्रकार से है कि श्रेष्ठ सैनिकों को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सार्वजनिक रूप से पुरस्कार देना चाहिए, और इससे प्रेरणा पाकर दूसरे सैनिक भी वैसा ही करने का प्रयास करने का मन बनाएंगे, अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने की सोचेंगे। और इसी प्रकार सैनिकों की कमी या गलती पर समझाने बुझाने के अतिरिक्त से दंड भी दे देना चाहिए। इससे जो है उनकी उद्दंडता, इससे उनकी जो शरारत है, जो कमी है वो दूर होगी, अर्थात उससे जो है दूसरे सैनिक भी अनुशासनहीनता करने से बचेंगे। उसके बाद आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता एवं सम्मान। देखिए, सेना में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो वो जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी अक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनको हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। भाई आप मंदिर जाते हैं मंदिर जाओ,
आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं गुरुद्वारा जाओ, आप मस्जिद जाना चाहते हैं मस्जिद जाओ, कि उनको जो जिस धर्म में उनकी आस्था है वो अपनी आस्था बनाए रखें और उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना करें, कोई भी इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें जिससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। उसका हम सम्मान करें, रिगार्ड करें और मिलजुल कर रहें। उसके बाद नैतिक शिक्षा, हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज होती हैं, उन मॉरल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, मानव प्रबंधन को सार्थक बनाने के लिए और सैनिकों को नैतिक शिक्षा दिया जाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि साधन की उपलब्धता व उसकी गुणवत्ता की कोई सीमा नहीं होती। किसी को कितनी भी सुविधा दे दी जाए उसकी अपेक्षा व जिज्ञासा शांत। देखिए, हम कई बार कितनी भी सुविधा देते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं जो लगातार बढ़ती जाती हैं और इसलिए कहीं ना कहीं विराम लगाना ही पड़ता है, फिर हमें कहीं ना कहीं उसको स्टॉपेज देना ही होता है, अर्थात हमारी तृष्णा और इच्छा जो है वो कभी भी विराम नहीं लेती। और इसकी जगह जो है हमें नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए कि नैतिकता भी कोई चीज होती है और विवेक व विचार उत्पन्न हो जाने के बाद जो है अनावश्यक इच्छा शांत हो जाती है। देखिए, जब हमारा विवेक और विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं तो वो हमारी अनावश्यक इच्छाएं जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से नैतिक शिक्षा में सैनिकों को देश की अर्थव्यवस्था और दूसरे देश से उसकी तुलना करके सैनिक खर्चों का व्यय और देश के साधनों की स्थिति, विकास कार्यों से आवंटित सैनिकों को कोष की शिक्षा, आवश्यकता कम करने के उपाय और उसके बाद जो है भेदवादिता की हानियां, समाज से कम लेने और समाज को अधिक देने की शिक्षा, सादगी व व्यवहारिक लाभ आदि बातों पर हमें विशेष बल देना चाहिए ताकि उनके अंदर नैतिक शिक्षा या नैतिक गुण उनके अंदर जागृत हों और उसके बाद वो किसी भी प्रकार की लालसा को छोड़कर अपने विवेक और अपने विचारों से आगे बढ़ें और मैनेजमेंट के अंदर जो है वो अपना सहयोग दें। उसके बाद सैनिक जीवन का उद्देश्य एवं महत्व, इसके बारे में बात करें कि सैनिकों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि मनुष्य जीवन यापन करने के लिए अनेक तरीके प्रयोग कर सकता है, किंतु प्रत्येक जीवन शैली व व्यवस्था को अपना अलग अलग महत्व है। धन को अधिक व कम कई तरीके से कमाया जा सकता है, किंतु पुनीत कार्य, ध्रुव कार्य अर्थात जो कोई नहीं कर सके वह कार्य करना जिससे अपने देश व समाज का कल्याण हो, ऐसे अपने प्राण देकर केवल सैनिक ही कर सकता है। देखिए, जो मुश्किल से मुश्किल कार्य है वो सैनिक ही अपने प्राण देकर कर सकता है और दूसरे नहीं कर सकते। और सैनिक सेवा कोई व्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए किया जाने वाला अमूल्य कार्य है। सैनिक का राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, सैनिकों को यह बताना आवश्यक है कि तुम्हारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है और विशेषतः युद्ध के समय राष्ट्रीय भावना से सैनिकों को बोध कराना चाहिए। सैनिकों को ज्ञात होना चाहिए कि राष्ट्र की पूरी जनता किस प्रकार से आपकी तरफ आशा करती है, आपसे आशा करती है, किंतु आप कितना आपका उनके अंदर कितना विश्वास है या कितने आप उनके ऊपर खड़े उतरते हो, अर्थात तुम्हारी जो वीरता है वो वीरता का राष्ट्र को गर्व है और तुम्हारी लापरवाही समूचे राष्ट्र को डुबो सकती है। इसलिए वीर सैनिकों, आज देश की आंखें तुम्हारी वीरता को निहारना चाहती हैं और मातृभूमि तुम्हारे बलिदान की पुकार कर रही है। हमारे देश के सैनिक वीर जागो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सैनिक सम्मान की जानकारी। हमें सैनिक जो सम्मान दिए जाते हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि उनके श्रेष्ठ कार्य पर हम उनको सम्मान आदि देने चाहिए। और मानव प्रबंधन के लिए सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए इसके बारे में 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि समान सतर के सभी सैनिकों को समान सुविधाएं दी जाए, कि सबको समान सुविधाएं दी जाए। पदोन्नति के समय किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना रखा जाए। दंड व पुरस्कार के समय पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। बिना प्रशिक्षक के युद्ध में नहीं भेजना चाहिए। कमांडर का सदैव सहयोग मिलते रहना चाहिए और
अफवाह पर नियंत्रण रखना चाहिए। और लास्ट में बताया गया है कि युद्धरत सैनिकों को उचित प्रबंधन व्यवस्था मिल रही है या नहीं, इसका बराबर निरीक्षण करते रहना चाहिए। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए मैन मैनेजमेंट के अंदर। अतः स्पष्ट है कि उत्तम मानव प्रबंधन के द्वारा सेना को अनुशासित व उच्च मनोबल वाला बनाया जा सकता है। उचित सैन्य प्रबंधन ही समस्त सैन्य प्रबंधन का आधार होता है और सैन्य संक्रियाओं में सफलता मिलती है। अतः सेना में मानव प्रबंधन की भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ ही हमारा मैन मैनेजमेंट समाप्त होता है। बाकी हम कल करेंगे, लेकिन जो हमने ये बातें की कि मैन मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यही जो है इसका आधार होते हैं। भाई हम किसी के साथ कोई पक्षपात ना करें, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे पदोन्नति है, चाहे उनको दी जाने वाली सुविधाएं हैं, चाहे प्रशिक्षण है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हम उसके अंदर ना करें। और कमांडर का सहयोग हमें लगातार मिलते रहना चाहिए। अफवाह आदि पर नियंत्रण करना चाहिए और इससे जो है वो सैनिक नियंत्रित भी होते हैं और उनकी व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती रहती है, अर्थात उनमें उचित प्रबंधन किया जा सकता है। जब तक हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी सैनिक का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, किसी भी सैनिक की कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम भेदभाव करना शुरू कर देते हैं तो सैनिक जो है वो ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देते हैं और जो हमारी व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के अंदर जो है कमियां आनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर जो है अव्यवस्था फैलनी शुरू हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारा ये मैन मैनेजमेंट का जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। कल हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा नया चैप्टर जो शुरू करेंगे। आज इतना ही। एक बार